Good morning, students. Myself, Dr. Mrityunjay Kumar Pandey, Assistant Professor Commerce, Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth, NTPC Campus, Shaktinagar, Sonepat. Dear students, today's topic of discussion is sampling theory and hypothesis testing. Firstly, we have to know about sampling. Before sampling, what is sample and from where it is derived from? A sample is that part of the universe which we select for the purpose of investigation. सैंपल क्या है, समग्र क्या है? फर्स्टली वी हैव टू नो अबाउट द यूनिवर्स. यूनिवर्स क्या है? वो टोटल सम है सैंपल का. सैंपल वह भाग है समग्र का जिसको हम स्टडी के लिए इन्वेस्टिगेशन में लेते हैं. In the present scenario, it is not possible to take each and every one part or to study universe. For that, we take sample and different kinds of techniques we use for that. इसके लिए हम बहुत सारे techniques भी use करते हैं. Firstly, we have to know about the universe. What kind of universe is? Universe may be finite or फाइनाइट और इनफाइनाइट. मतलब समग्र काउंटेबल हो सकता है और अनकाउंटेबल हो सकता है. जिसको हम काउंट कर सकते हैं उसे काउंटेबल या फाइनाइट बोलते हैं. जिसे हम काउंट नहीं कर सकते उसे हम इनफाइनाइट बोलते हैं. काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, इसका क्या मतलब है? तो काउंट करने का मतलब है 10, 20, 50 की संख्या जिसको हम गिन सकें. पेड़ की पत्तों को गिनना आसान नहीं है, आसमान के तारों को गिनना आसान नहीं है. इसलिए हम इसे कहेंगे कि ये इनफाइनाइट है. इसी तरीके से हो सकता है कि एक्चुअल हो या हाइपोथेटिकल हो. जो यूनिवर्स हो वो एक्चुअल हो, बस, गाड़ी, ट्रेन. हाइपोथेटिकल हो जिसके बारे में हमें जानकारी ना हो, बस हम उसको एसेस करके चलें. तो ये तो रहा समग्र या यूनिवर्स का. यूनिवर्स के पार्ट अब सैंपल पे आते हैं. तो सैंपल में जब हम आए तो ये मेथड्स क्या होंगे सैंपलिंग की? तो पहला सबसे चर्चित है रैंडम सैंपलिंग. 2 तरीके की सैंपलिंग होती है. एक रैंडम होता है और दूसरा नॉन रैंडम होता है. रैंडम सैंपलिंग मीन्स ईच एंड एवरी यूनिट इज हैविंग चांस ऑफ सिलेक्शन. कहने का मतलब है कि हर यूनिट को उसमें चयन किया जा सकता है. हर एक का चांस है आने का. अब ये रैंडम सैंपलिंग सिंपल हो सकता है जिसको हम अनरिस्ट्रिक्टेड भी कहते हैं. मतलब कहीं से किसी को उठा लिया और उसे सैंपल में गिन लिया, उसको बोलेंगे हम सिंपल रैंडम सैंपलिंग. सिंपल रैंडम सैंपलिंग भी 2 तरीके का होता है. पहला होता है लॉटरी मेथड से. कैसे लेते हैं? तो लॉटरी में या तो पर्ची में सबका नाम लिख दिया, लॉटरी का टिकट पे सबका नाम लिख दिया, कोई एक रैंडमली उसमें से स्नैच किया, तो जो आया उसको हमने अपनी स्टडी के लिए ले लिया. इसी तरीके से है बाय रोटेटिंग ड्रम. मतलब ड्रम में नंबर्स लिख दिए और उन नंबर्स को मैंने सैंपल के लिए ले रखा है. ड्रम को घुमाया, जो सामने आया, जैसे आप ट्रूथ और फॉल्स का गेम खेलते हो, सिंपली उसी तरीके से जैसे हम बॉटल घुमाते हैं, जिसके सामने बॉटल जाता है उसे ट्रूथ बोलना होता है. उसी तरीके से इस सैंपल को हम स्टडी के लिए लेते हैं. मेरिट्स क्या है रैंडम सैंपलिंग के? क्योंकि इक्वल चांस है सबके होने का, इसलिए इसको हम बोलेंगे अनबायस्ड. इसमें किसी पक्षपात की संभावना नहीं रहती.
कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। दूसरा होता है कि यह नियर टू द रियलिस्टिक कह लें या रियल रिप्रेजेंटेशन इसका होता है यूनिवर्स का। क्योंकि ये यूनिवर्स से कहीं से कलेक्ट किया गया है, इसलिए पूरे यूनिवर्स के बारे में बताता है। और मेजरमेंट जो होता है सैम्पलिंग एरर का, वो भी इसके द्वारा किया जा सकता है। इजी है इससे करना। और इसमें हम अगर बात करें तो ये सिंपल होने के साथ साथ इकोनॉमिकल भी है। और जब मेरिट्स हैं तो कुछ डिमेरिट्स भी होनी चाहिए। तो पहला डिमेरिट है प्रॉब्लम ऑफ कंप्लीट एंड अप टू डेट इंफॉर्मेशन। अब कंप्लीट नहीं है, कहीं से आ सकता है, कहीं से जा सकता है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है। प्रॉब्लम इन फील्ड सर्वे, क्योंकि ये जो है फील्ड सर्वे में प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है, कॉस्टली है। तीसरा प्रॉब्लम है कि प्रॉब्लम ऑफ प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन। साइज सैंपल का जो है वो छोटा हो गया तो हो सकता है कि जो हमारे डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव हैं वो उससे पूरे ना हो। बड़े सैंपल को ले लिया तो स्टडी करने में टाइम लगने लगा। अब प्रॉब्लम है नंबरिंग का, क्योंकि इतने लार्ज साइज का टाइम दें और उस पर स्लिप पे लिखें नंबर्स और उनको हम रोटेट कराएं या उनको हम स्नैच करें, तो ये टाइम कंज्यूमिंग है। और ये कह सकते हैं कि अनसुटेबल भी है हर स्टडी के लिए। ये सुटेबल नहीं है क्योंकि इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन मेथड्स को ध्यान में रखते हुए चलते हैं। तो अब आते हैं दूसरे मेथड पे जिसका नाम है रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैंपलिंग। रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैंपलिंग में पहला होता है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। तो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग का मतलब है इफ देयर इज लैक ऑफ होमोजेनाइटी, it is divided into number of groups, parts or strata selected on the basis of simple random sampling। और दूसरा ये इसी में हम इसको कह सकते हैं, मतलब कि इसको छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट करके हम उनकी स्टडी के लिए अपनी स्ट्रेटेजी को फुलफिल करने के लिए एक स्ट्रेटेजी बना करके स्पेसिफिक ग्रुप को, क्लास को अगर स्टडी के लिए लेते हैं तो इसको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड। अब इसमें ही है कि प्रोपोर्शनल स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। अगर हम 6% पॉपुलेशन का कर दें तो यह कहलाएगा प्रोपोर्शनल स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। अब नेक्स्ट है नॉन प्रोपोर्शनल स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, मतलब उसमें कोई प्रोपोर्शन नहीं है। एज पर द नंबर्स अगर हम लेते हैं, परसेंट ना फिक्स करके अगर नंबर को लेते हैं तो यह कहलाएगा नॉन प्रोपोर्शनल। हमने परसेंट नहीं फिक्स किया कि 10%, 20%, कोई भाग नहीं तय किया, तो ये नंबर से करने के कारण इसको हम बोल सकते हैं नॉन प्रोफेशनल। अब स्ट्रेटिफाइड वेटेड सैंपलिंग क्या होती है? तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ सैंपल हम वेट्स जो है इनके जो भी सैंपल्स होते हैं उनको नंबर के हिसाब से अलग अलग वेट्स असाइन करते हैं। और नंबर के हिसाब से अलग अलग वेट्स असाइन करने के बाद इन वेट्स को हम करते क्या है कि स्टडी के लिए फिर वेट को फिर से नॉर्मल में कन्वर्ट करके इनकी स्टडी करते हैं। और फिर एक और तरीका होता है, अब ये स्ट्रेटिफाइड रैंडम के बाद सिस्टमेटिक रैंडम सैंपलिंग। तो सिस्टमेटिक रैंडम सैंपलिंग में क्या होता है कि एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करते हैं। अल्फा न्यूमेरिकल कर सकते हैं, जियोग्राफिकल कर सकते हैं, न्यूमेरिकल कर सकते हैं, इसी तरीके के अरेंजमेंट करेंगे तो इनको हम बोलेंगे कि ये हमारे सिस्टमेटिक रैंडम सैंपलिंग है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है मल्टी स्टेज रैंडम सैंपलिंग। तो मल्टी स्टेज रैंडम सैंपलिंग क्या होता है कि selected at different stages with the randoms selected at different stages। जैसे बात कर लें कि यूनिवर्सिटीज की ही बात कर लें तो होता क्या है, अगर मुझे यूनिवर्सिटी की सैंपल लेनी है स्टडी के लिए तो हम यूनिवर्सिटी को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, इसके बाद डीम्ड यूनिवर्सिटी,
प्राइवेट यूनिवर्सिटी, और हर यूनिवर्सिटी से कुछ कुछ पार्ट हम अपनी स्टडी के लिए लेते हैं, तो ये हमारा जो होगा वो मल्टी स्टेज कहलाएगा। जैसे 2000 स्टूडेंट को हम पहले स्टेज में यूनिवर्सिटी से लेते हैं, और सम डिग्री कॉलेज से फिर कुछ सेकंड स्टेज में लेते हैं, और तीसरे स्टेज में फिर स्टूडेंट्स को लेते हैं कहीं से, और इनकी स्टडी कर लें तो ये भी हमारे उसी के भीतर आएगा। नेक्स्ट होता है क्लस्टर सैंपलिंग। क्लस्टर सैंपलिंग में होता क्या है कि पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू सब डिविजनल क्लस्टर। मतलब पॉपुलेशन को हम सब डिवाइड करते हैं छोटे छोटे टुकड़े में, और उस टुकड़े को हम कहते हैं क्लस्टर। और उस क्लस्टर, इस तरह की स्टडी को हम नॉर्मली यूज करते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में। और दूसरे तरीके का, जैसे हमने कहा कि एक होता है रैंडम सैंपलिंग और दूसरा होता है नॉन रैंडम सैंपलिंग। तो नॉन रैंडम सैंपलिंग को नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग भी कहते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के भी कुछ टाइप्स हैं, जैसे डेलिबरेट और पर्पसिव सैंपलिंग। ये जैसे हमने अपने चॉइस, अभी तक था कि सबका आने का इक्वल चांस है, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। तो ओन चॉइस की जब बात करेंगे तो उसमें हमारा हो जाएगा डेलिबरेट, या अपने पर्पस को सॉल्व करने की बात करेंगे तो उसको बोलेंगे डेलिबरेट सैंपलिंग। इसी में नेक्स्ट है कोटा सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग को हम कह सकते हैं कि सेपरेट कोटा इज फिक्स्ड एज पर द नंबर, एज पर द क्लास। हम इसको सेपरेटली फिक्स करते हैं तो इसको बोलते हैं कोटा सैंपलिंग। नेक्स्ट है कन्वीनियंस सैंपलिंग। As per the researcher, as per the convenience of the researcher, as per the convenience of the investigator, if data is being collected, that is convenience sampling. And last one is extensive sampling. Extensive sampling में क्या होता है कि हम सैंपल्स के कुछ पार्ट्स को लेके स्टडी करते हैं। और अब हम आते हैं सैम्पलिंग थ्योरी पे। सैम्पलिंग थ्योरी है क्या? तो इट इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन एंड सैंपल ड्रॉन फ्रॉम द पॉपुलेशन। सैम्पलिंग थ्योरी में करते क्या है कि हम एक स्टडी करते हैं। कैसा? तो जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है पॉपुलेशन का और यूनिवर्स का, उसके बारे में हम इसमें स्टडी करते हैं। अब इस सैम्पलिंग थ्योरी को जानने से पहले हमको अच्छी तरह से जानना होगा कि पैरामीटर क्या होता है और स्टैटिस्टिक क्या होता है। ये दोनों टर्म हमेशा यूज में आते हैं। स्टैटिक characteristic of a sample and a parameter is the character of a population। कहने का मतलब स्टैटिक जो है कैरेक्टरिस्टिक है सैंपल का, मतलब वो सैंपल के गुणों को दर्शाता है, जबकि स्टैटिक जो होता है वो सैंपल को बताएगा, सैंपल के गुणों को बताएगा। वहीं पैरामीटर जो होगा वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पॉपुलेशन बताएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है सैम्पलिंग थ्योरी के? क्यों किया जाता है सैम्पलिंग थ्योरी? तो ऑब्जेक्टिव है सैम्पलिंग थ्योरी का पहला कि एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर। अब एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर को एस्टिमेट करने के लिए मतलब मैक्सिमम रियलिस्टिक इंफॉर्मेशन अबाउट द पैरामीटर विद मिनिमम एक्सपेंडिचर। सबसे कम पैसा, कम लागत में पैरामीटर के बारे में मैक्सिमम रियलिस्टिक इंफॉर्मेशन को गैदर करना ही हमारे सैम्पलिंग थ्योरी का प्राइम ऑब्जेक्टिव है। अब ये प्राइम ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि पॉइंट एस्टिमेट के थ्रू दिखाया जाए। पॉइंट एस्टिमेट मतलब इसमें क्या होता है कि पॉपुलेशन पैरामीटर इज एक्सप्रेस्ड इन अ सिंगल नंबर और अ पॉइंट इज पॉइंट एस्टिमेशन। लाइक एवरेज हाइट। एवरेज हाइट की अगर बात करें, जैसे 10 लोगों की स्टडी करनी है तो 10 लोगों का एवरेज निकाल करके उनकी हाइट की स्टडी जब हम करने लगे तो उसको हम बोलेंगे कि ये पॉइंट एस्टिमेट है। तो पॉइंट एस्टिमेट में हम सिंगल नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके बाद आते हैं इंटरवल एस्टिमेट। तो इट इज अ स्टेटमेंट of two values which parameter is expected to exist। ये two values के बारे में बताता है, two values के बीच के अंतर के बारे में बताता है, जिसके बीच में हमारा जो है वो पैरामीटर एग्जिस्ट करता है।
और इसका नेक्स्ट है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, मतलब हाइपोथेसिस के बारे में हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के काम में आता है, वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, नल हाइपोथेसिस विल बी रिजेक्टेड और एक्सेप्टेड। तो इसके लिए भी हम सैम्पलिंग थ्योरी का यूज करते हैं। अब हम इसके आगे फिर नेक्स्ट टाइम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में स्टडी करेंगे।